नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछली कक्षा में जब अपन ने सिलेबस के बारे में चर्चा की थी, तब अपन ने देखा था कि बायोलॉजी के 5 टॉपिक थे, केमिस्ट्री के 3 थे और फिजिक्स का 1 टॉपिक था। उसमें से आज अपन बायोलॉजी का पहला टॉपिक जो है आनुवंशिकी वाला, उस टॉपिक के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो सभी साथी जुड़ जाए। सबसे पहले आप एक जनरल साइंस के लिए अलग से रजिस्टर बना लें और उसमें सारे नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे नोट्स अपनी कॉपी में लिख ले। बिना लिखे आप कभी इसको याद नहीं रख सकते। अगर आपको ज़्यादा समय तक याद रखना है तो ये जो पूरे नोट्स है ये आपको अपनी कॉपी में लिखने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको कॉपी लानी है और उस कॉपी में ये जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये आपको लिख लेनी है। ठीक है। दूसरी बात कि इस टॉपिक से कितने सवाल आएंगे CET 12वीं लेवल में, तो इस सवाल से अपन मान सकते हैं कि 2 से 3 सवाल इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत आसान भाषा में और आसानी से अपन समझेंगे। आपको ये टॉपिक थोड़ा कठिन है, तो इस टॉपिक में आपको कठिनाई लगेगी, पर मैं इसको बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा। तो आप पूरा ध्यान इस क्लास में ही रखें। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसमें पहला ही शब्द है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी क्या है? चलिए मैं बताता हूँ आनुवंशिकी क्या है। अपन देखते आ रही है कि अपन ने कभी सोचा भी होगा कि इंसान का बच्चा इंसान ही क्यों होता है, बकरी का बच्चा बकरी ही क्यों होती है, गाय का बच्चा गाय ही क्यों होता है। अपन ने कभी ऐसा सोचा होगा? या जब अपन कोई पेड़ बोते हैं, जैसे अपन ने बाजरी बोई, तो बाजरी ही क्यों उगी, तो उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं और वो रीजन होते हैं DNA, जीन, गुणसूत्र। जिसमें जिस चीज़ का गुणसूत्र है उससे जो कुछ पैदा होगा वो उसी गुणसूत्र के आधार पर ही होगा। जैसे इंसान में इंसान के गुणसूत्र है तो इंसान का बच्चा हमेशा इंसान ही होगा। बकरी में बकरी के गुणसूत्र है तो बकरी का बच्चा हमेशा बकरी ही होगी। तो इन जीन, गुणसूत्र, DNA या इंसान का बच्चा इंसान क्यों होता है, या फिर जो वंशागति चल रही है, जैसे एक वंश का बच्चा उसी वंश से उसका दूसरा बच्चा उसी वंश का होता है। तो इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है
उसके बारे में जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई होती है उसी को आनुवंशिकी कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि इसकी परिभाषा इसकी परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति व विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। वंशागति क्या है? वंशागति किसी भी आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही वंशागति कहलाता है। जैसे कोई इंसान है, इंसान के 2 हाथ होते हैं, 2 आंखें होती है, एक मुंह होता है, एक नाक होता है, 2 पैर होते हैं। तो यही लक्षण उसके जो अगली पीढ़ी आएगी उस पीढ़ी में ये लक्षण सेम टू सेम रहेंगे। इन्हीं लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। और विभिन्नता क्या है? तो एक ही जाति के जीवों में पाई जाने वाली असमानताएं। कैसे? क्या है? एक ही जाति के जीवों में पाई जाने वाली असमानताएं। जैसे किसी के पापा थोड़े सांवले हैं तो उसका बेटा जरूरी नहीं कि सांवला ही होगा, वो थोड़ा गोरा भी हो सकता है या उसके पापा से थोड़ा ज़्यादा सांवला भी हो सकता है, या अन्य असमानताएं पाई जाती है। उन्हीं असमानताओं को विभिन्नता कहते हैं। तो वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे ही आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आनुवंशिकी शब्द किसने दिया। सबसे पहले आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो उनका नाम है विलियम बैटसन। क्या नाम है उनका? विलियम बैटसन। दूसरी बात, आनुवंशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहते हैं? तो उनका नाम है G.J. मेंडल। पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। आनुवंशिकी की इकाई, आनुवंशिकी की इकाई किसे कहते हैं? उसका नाम है जीन। ठीक है, परिभाषा देख ली।
आगे है। जो विभिन्नता पाई जाती है जीवों में, जो असमानताएं पाई जाती है, इन असमानताओं का कारण क्या हो सकता है? जैसे किसी के पापा सांवले हैं तो उसका बेटा गोरा होता है, या फिर किसी के पापा हाइट में कम है तो उसका बेटा जरूरी नहीं कि उसके पापा के बराबर ही होगा, या छोटा होगा या बड़ा होगा, जरूरी नहीं है। किसी का छोटा भी होता है, किसी का बराबर भी होता है, किसी का बड़ा भी होता है हाइट में। तो ये कैसे हो सकता है? इसका कारण क्या है? इसके पीछे जो कारण है वो दो प्रकार की है। पहला कारण है कि कायिक विभिन्नता, दूसरा है जेनेटिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता, कायिक किसे कहते हैं? कायिक का मतलब होता है शरीर। किसी का भी शरीर, जैसे इंसान का शरीर, बकरी का है, किसी का शरीर, या पेड़ पौधों का भी शरीर होता है। उसी शरीर को जो बाहर से अपने को फिजिकल रूप से दिखाई दे रहा है, उसी को कायिक कहते हैं। साइंस में कायिक जहाँ पर भी लिखा होगा तो आप समझ जाना कि ये किसी शरीर के बारे में बात हो रही है। कायिक विभिन्नता मतलब शारीरिक विभिन्नता। जैसे शारीरिक विभिन्नता कैसे आती है? वातावरण के कारण कायिक विभिन्नता उत्पन्न हो सकती है कि बच्चा या उसके पापा कैसे वातावरण में रह रही है, वो जहाँ पर रह रही है वह वातावरण कैसा है, अच्छा वातावरण है कि रहने की परिस्थितियाँ कैसी है, अनुकूल परिस्थितियाँ है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ है, अच्छे से रह रही है या अच्छे से नहीं रह रही। इस कारण से भी विभिन्नता आ सकती है। ठीक है, इसी में ही है, कायिक विभिन्नता में ही दूसरा पॉइंट है वंशागत। कायिक विभिन्नता कभी वंशागत नहीं होती। जैसे किसी का शरीर बहुत बड़ा है या मोटा है तो जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी मोटा ही होगा या बहुत बड़ा होगा। शरीर में कायिक विभिन्नता में ये जरूरी नहीं है। ठीक है, दूसरा रीजन जो है वो है जेनेटिक विभिन्नता। ये वंशागत होती है। जेनेटिक विभिन्नता का मतलब वंशागति से जो चलती आ रही है। जैसे कुछ ऐसे रोग होते हैं जो किसी के पापा में है तो वो आगे चलकर उसके बेटे में भी वही रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो रीजन है, ये जो कारण है वो वंशागत के कारण होता है। ऐसी विभिन्नता जो है वो वंशागत होती है। वो विभिन्नता या वो जो कारण है या रोग है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता ही जाता है, इसलिए उसको वंशागत कहते हैं। तो यही वंशागत है। ये दो प्रकार से होती है। जेनेटिक विभिन्नता दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से कैसे होती है? एक होती है सतत। सतत मतलब जीन विनिमय से उत्पन्न।
जैसे किसी व्यक्ति में जीन है जो एक क्रम में होती है, लगी हुई एक क्रम में होती है, ठीक है। तो उसका क्या हुआ कि एक जो जीन था उसने अपना स्थान परिवर्तन करके दूसरे किसी जीन के स्थान पर चला गया, और वहाँ पर जो जीन था वो अपना स्थान परिवर्तन करके इसके स्थान पर आ गया। तो इन्होंने क्या किया, अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, जिसके कारण उस व्यक्ति में कुछ विभिन्नताएं दिखाई दी। उन्हीं विभिन्नताओं को जेनेटिक विभिन्नता कहते हैं, और वो विभिन्नता वंशागत होती है। दूसरा जो है वो है असतत। ये कैसे होता है? ये होता है उत्परिवर्तन से। इसकी उत्पत्ति उत्परिवर्तन से होती है। उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन मतलब किसी व्यक्ति में या किसी भी जीव में गुणसूत्रों की संख्या में असमानताएं पाई जाती है। गुणसूत्रों की संख्या में गड़बड़ी हो जाती है तो उससे उत्परिवर्तन की उत्पत्ति होती है, और उत्परिवर्तन के कारण जेनेटिक विभिन्नता देखी जाती है, जिससे भी विभिन्नता दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये अपने हो गया आनुवंशिकी की परिभाषा के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आनुवंशिकी के बारे में पूरा समझ गए होंगे। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देख लेना। जब तक समझ में नहीं आए वीडियो को फिर से देखते रहना, एक बार ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एक बार में आ ही गया होगा आपको। अगर नहीं आया है तो दोबारा देख लेना, ठीक है। अगली बात शुरू करते हैं मेंडलवाद। क्या है मेंडलवाद? जो आनुवंशिकी के पिता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी पर प्रयोग किए। इस पर बहुत सारे सिद्धांत दिए। उन्हीं सिद्धांतों या प्रयोगों को मेंडलवाद कहते हैं, ठीक है। ये कौन है ग्रेगर जॉन मेंडल? तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। कहाँ पर हुआ? स्थान है ऑस्ट्रिया प्रांत। ऑस्ट्रिया देश का नाम है, और हियेजनड्रॉफ स्थान का नाम है। गांव सिलिसियन में इनका जन्म हुआ। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में मेंडल एक पादरी थे, ठीक है। इनकी मृत्यु जनवरी 1884 गुर्दे की बीमारी से हुई। इसमें सिर्फ अपन को एक नाम याद रखना है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म और इनके देश का नाम ऑस्ट्रिया, बस, और कुछ नहीं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इनका पद क्या था, तो ये पादरी थे, ठीक है। इन्होंने प्रयोग कब किए? तो प्रयोग किए 1856 से 1863 के बीच। कहाँ पर प्रस्तुत किए? प्रस्तुत मतलब
उन्होंने ये प्रयोग कहाँ पर किए? तो इनकी एक पुस्तक ब्रूम सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक का नाम है। उस पुस्तक में ये अपने प्रयोग प्रस्तुत किए, जिसका शीर्षक था पादप संकरण प्रयोग। ठीक है, इसका निष्कर्ष 1866 में निकला। एक पत्रिका थी जर्मन द नेचुरल फॉर हैंडलवर्क वेरेन। इस पत्रिका में उन्होंने अपने सिद्धांत का विज्ञापन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए? तो उस पादप का नाम है उद्यान मटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किस पादप पर किए? उद्यान मटर पर। अन्य पादप भी था, एक हिरेशियस पादप, लेकिन परीक्षा में सवाल आता है उसमें ऑप्शन उद्यान मटर ही होता है, और मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम। इसको भी याद रखना जरूरी है, कभी कभी ये वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं। जैसे ऊपर सवाल आता है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए, उसमें ऑप्शन में 4 वैज्ञानिक नाम ही लिख दे, तो उसमें अपने को याद रखना है पाइसम सैटाइवम। ठीक है, मेंडल ने मटर के पादप पर 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए थे। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए थे। तो वह 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे? तो वो थे, लक्षण कौन कौन से थे? उन लक्षणों का अपने को नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि सवाल आता है कि निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा लिए गए लक्षणों में से नहीं है। उसमें से 3 इन 7 में से कोई भी 3 इन 7 में से कोई भी 3 वो ऑप्शन में दे देगा, और एक कोई और दे देगा जो कि नहीं होगा। वो अपने को पहचानना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने को ये 7 नाम याद होने जरूरी है। ठीक है, मेरा मतलब ये सारणी पूरी अपने को याद करनी है। तो देखते हैं, पहला लक्षण है तने की लंबाई। इसमें कोई ऐसे क्रमवाही नहीं है, पहला कोई भी अपन ले सकते हैं। जैसे तने की लंबाई है, पुष्प की स्थिति, ये कोई क्रमवाही नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला है तने की लंबाई, दूसरा पुष्प की स्थिति, तीसरा पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज पत्र का रंग। ये ध्यान रखने योग्य बात है। देखो, पुष्प 2 बार आ रहा है, फली 2 बार आ रही है। बीज की आकृति, उसमें जो ऑप्शन आएगा 3 इनमें से आएंगे, और चौथा जो ऑप्शन आता है वो ज़्यादातर ऐसे आता है बीज का रंग ऑप्शन में नहीं है। जो रंग है वो बीज पत्र का रंग है, मतलब बीज के ऊपर जो बीज पत्र लगे रहते हैं उसका रंग जो है उसको उसने मेंडल साहब ने लक्षणों में लिया है। ठीक है, तो तने की लंबाई, इसमें प्रभावी लक्षण क्या है? लंबाई में एक तो लंबा होता है और दूसरा बौना होता है। तो प्रभावी अपने को
लंबा है और अप्रभावी कोना है। ठीक है। पुष्प की स्थिति, इसमें प्रभावी अक्षीय और अप्रभावी कक्षस्थ। पुष्प का रंग बैंगनी और अप्रभावी सफ़ेद। फली की आकृति प्रभावी उभरी और अप्रभावी खांचदार। फली का रंग हरा और अप्रभावी पीला। बीज की आकृति प्रभावी गोल, अप्रभावी छुरीदार। बीज पत्र का रंग प्रभावी पीला और अप्रभावी हरा। ये फली का रंग हरा पीला और बीज पत्र का रंग इसका उल्टा। फली का रंग प्रभावी हरा है तो बीज पत्र का रंग प्रभावी पीला है। फली का रंग अप्रभावी पीला है तो बीज पत्र का रंग अप्रभावी हरा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। आगे है कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। इतने सारे पादप थे, बहुत सारे पादप थे, इसने सिर्फ मटर के पौधे को ही क्यों चुना। उसके पीछे कुछ कारण है, उसके बारे में देखते हैं कि मटर के पौधे का जीवन काल कम होता है तो कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सके। मतलब मटर का पौधा कम समय में बड़ा हो जाता है तो बड़ा भी होता है और उसको कम समय में उसकी अपन अध्ययन कर सकते हैं। मतलब कम दिनों में अपन उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मटर के पौधे का आकार छोटा होना, कम जगह पर लगाया जा सकता है। मतलब इसके लिए इसका आकार छोटा है तो किसी बड़ी जगह का अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी जगह में लगा के इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। अगला है मटर के पुष्प का द्विलिंगी होना। मतलब एक ही पुष्प में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही एक पुष्प में है। इसके लिए किसी दूसरे पुष्प की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही पुष्प में सारी जानकारी अपन प्राप्त कर सकते हैं। अगला है 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की उपस्थिति। जो ऊपर अपन ने लक्षण देखे वो पूरे लक्षण इस मटर के पौधे में उपस्थित थे, इसलिए उन्होंने इस मटर के पौधे को ही चुना। ठीक है। आगे है मेंडल साहब ने अपने ये सारे सिद्धांत देखकर प्रयोग करके अपनी पुस्तक में लिख के छोड़ दिया। इसको उन्होंने वायरल नहीं किया। सभी लोगों में उन्होंने नहीं बताया कि मैंने ये सिद्धांत दिए हैं, आप भी इसके बारे में जानकारी लो या इनको सिद्ध करो कि ये जो मैंने प्रयोग किए ये सही है या गलत। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद जब 1866 में नव मेंडलवाद आया, ह्यूगो डीटेज, वॉन शेरमॉक, कार्ल कोरेंस, ये तीनों वैज्ञानिकों ने जब मेंडल के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा तो उन्होंने देखा कि ये सारे सिद्धांत सही सिद्ध हुए और उन्होंने फिर इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो उनका जो पहला प्रकाशन था वो 1866 में उन्होंने इस मेंडलवाद का फिर से इनको प्रस्तुत किया, इसलिए इनका नाम हुआ नव मेंडलवाद। ठीक है। दूसरा इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में ये तीनों वैज्ञानिकों ने इसका दूसरी बार इसका प्रकाशन किया। ठीक है।
दूसरी बार जब इसका प्रकाशन किया तो जिस पत्रिका में इन्होंने विज्ञापन किया था उसका नाम फ्लोरा पत्रिका। ठीक है, तो ये जो पहली बार 1866 में मेंडल खुद ने जब अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, उसके बाद 34 साल तक ये मेंडल के सिद्धांत छुपे रहे। उसके बाद 1900 में जाके ये तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इन सिद्धांतों को फिर से उन्होंने प्रस्तुत किया, तब जाके लोगों में ये सिद्धांत पहुंच पाए उन लोगों तक। 34 साल तक ये छुपे रहे। उनका कारण क्या था? छुपे रहने के पीछे का कारण क्या था? तो वो कारण थे, मेंडल ने जिस समय अपने नियम प्रकाशित किए उसी समय डार्विन की पुस्तक जाति की उत्पत्ति उसी समय प्रकाशित हुई। तो सेम समय में दोनों पुस्तक प्रकाशित होने के कारण ये जो जाति की उत्पत्ति डार्विन की पुस्तक है, इस पर लोगों की रुचि ज़्यादा थी, तो लोगों ने सिर्फ इसी को ही पढ़ा। मेंडल वाली पुस्तक को उन्होंने ज़्यादातर देखा ही नहीं, तो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। ठीक है, दूसरी बात, मेंडल वाली पुस्तक में गणित जो थी वो एडवांस लेवल की थी। ऐसे वैसे लोगों को तो समझ में भी नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने ये पुस्तक, मेंडल की पुस्तक, पढ़ी ही नहीं। तीसरी बात, जो जिस पत्रिका में मेंडल ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे वो पत्रिका प्रचलित नहीं हुई, मतलब वो पत्रिका इतनी फेमस ही नहीं थी जो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, आगे जो टॉपिक आता है वो टॉपिक सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट है। सीईटी में सीधा टॉपिक यही दिया हुआ है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मेंडल की शब्दावली। शुरू करते हैं। सबसे पहली है, ये क्या है, कुछ ऐसे शब्द है मेंडल ने जब अपने सिद्धांत दिए तो उन सिद्धांतों में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। उन शब्दों का मतलब क्या होता है, उनकी परिभाषा क्या है, वही मेंडल की शब्दावली कहलाती है। और वो शब्द कौन सी है वो अभी अपन देखते हैं। ठीक है, पहला शब्द है लक्षण प्रारूप, जिसको फिनोटाइप कहते हैं। क्या होता है लक्षण प्रारूप? किसी भी सजीव के बाहरी लक्षण, जो लक्षण बाहर दिखते हैं, किसी भी सजीव के बाहर दिखने वाले लक्षण को लक्षण प्रारूप कहते हैं। ठीक है, जो अपने को बाहर से दिख रहे हैं वही लक्षण प्रारूप है। जीन प्रारूप, जीनोटाइप, किसी भी सजीव के आंतरिक लक्षण को जीन प्रारूप कहते हैं। किसी सजीव में पाया जाने वाला जीनों का संगठन, किसी सजीव में के अंदर के लक्षण क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, उनके जीन कैसे है, उनमें जीनों में क्या दिक्कत है, जीन सही है या नहीं, उनमें परिवर्तन हुआ है, उनमें जीन विनिमय हुआ है, उनमें कुछ रोग है या क्या है, उसके अंदर क्या है, आंतरिक लक्षणों के बारे में जो है उसी को जीन प्रारूप कहते हैं। आंतरिक लक्षण जो है उसी आंतरिक लक्षण को जीन प्रारूप कहते हैं। ठीक है, तीसरा है विपुंसन, इमस्क्यूलेशन। विपुंसन, किसी भी पुष्प के नर युग्मक की क्रिया हटा देना ताकि स्वपरागण की क्रिया नहीं हो, विपुंसन कहलाता है। जैसे, 'किसी पुष्प में, किसी पुष्प में
नर युग्मक। नर युग्मक मतलब शुक्राणु, जहाँ से शुक्राणु का निर्माण होता है या जहाँ पर शुक्राणु बनते हैं उनको नर युग्मक या शुक्राणु को ही नर युग्मक कहते हैं। उस नर युग्मक की क्रिया उसको हटा देना, ताकि क्या है कि वो उससे स्वपरागण नहीं हो। इसी क्रिया को विपुंसन कहते हैं। कहने का मतलब नर युग्मक की क्रिया को हटा देना ही विपुंसन कहलाता है। ठीक है। अगला है थैलीकरण। थैलीकरण क्या है? पुष्प को थैली से ढक देना ताकि पर परागण मतलब दूसरा किसी पुष्प का परागण आके उस पुष्प पर ना गिर पड़े, इसलिए उसको किसी थैली में बंद कर देना ही पर परागण कहलाता है। मतलब थैली में बंद करना थैलीकरण कहलाता है। और किसी दूसरे पुष्प का परागण पर परागण है और वो परागण उस पुष्प पर आकर ना गिर पड़े, जिससे कि परागण की क्रिया हो। इस पर परागण को रोकने के लिए जो क्रिया की जाती है उसी को थैलीकरण कहते हैं। परागण क्या है? तो परागण पादप में नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना परागण कहलाता है। नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडा। जो अंडाणु होता है, जो नर युग्मक शुक्राणु होता है, शुक्राणु किसी भी माध्यम से अंडाणु तक पहुंचता है और जो वहाँ पर क्रिया करता है उसी को परागण कहते हैं। स्वपरागण एक ही पुष्प के नर युग्मक उसी पुष्प के मादा युग्मक तक पहुँचते हैं तो वो स्वपरागण होता है। दूसरे पुष्प के नर युग्मक किसी दूसरे पुष्प के मादा युग्मक तक पहुँचते हैं तो वो पर परागण कहलाता है। किसी कोई दूसरा पुष्प है, उस पुष्प का नर युग्मक किसी दूसरे पुष्प के, जरूरी नहीं कि वो दूसरे पादप का पुष्प हो और ये भी जरूरी नहीं कि वो उसी पुष्प का उसी पादप का पुष्प हो। ठीक है। किसी दूसरा कोई भी दूसरा पुष्प है, मादा पुष्प, उसके मादा युग्मक तक पहुंचता है, उस क्रिया को परपरागण कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कारक। कारक क्या है? मेंडल के अनुसार किसी भी लक्षण की वंशागति के लिए कारक जिम्मेदार होते हैं। अभी अपन ने बात की वंशागति के बारे में, किसी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। उसके लिए वो वंशागत कैसे होता है, लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, उसके पीछे का जो कारण है वही कारक है। ये कारक ही है जो किसी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। ठीक है। कारक सदैव एक जोड़े में होते हैं। कारक को ही जोहानसन द्वारा जीन नाम दिया। जिस जीन के बारे में अभी अपन बात कर रहे थे वही कारक है। ठीक है। तो जीन की खोज जोहानसन ने की, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। इन सभी चीज़ों को समझते हुए चलना है, रटना नहीं है। रटने से ये चीज़ें अपने को याद नहीं रहेगी, इसको समझना है और अच्छे तरीके से समझना है, तभी ये चीज़ें याद रहेगी। आगे अगर अपन यहाँ पर इन चीज़ों को नहीं समझे तो आगे अपने को बहुत कठिनाई होगी। और यहाँ पर अभी इन चीज़ों को अपन अगर समझ गए तो आगे कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान लगेगा।
अगली जो शब्दावली में शब्द है वो है समयुग्मजी। जब जोड़ी के दोनों कारक आपस में एक समान होते हैं उन्हें समयुग्मजी कहते हैं। मतलब जो कारक ऊपर अभी अपन ने पढ़ा कारक क्या है, वो कारक जब एक समान होते हैं, ऊपर अपन ने भी देखा कि कारक जोड़ी में होते हैं, तो जो वो जोड़ी होती है वो जोड़ी में दोनों ही कारक, जोड़ी का मतलब दो, वो दोनों कारक अगर समान है, जैसे ये टी, ये टी, ये आर, ये आर, ये सभी समान है। तो इस प्रकार से अगर समान है तो वो समयुग्मजी। अगर अलग अलग है, जैसे ये टी, आर, वाई, जैसे अलग अलग है तो वो विषमयुग्मजी, अर्ध युग्मजी। ये क्या है, जब अलग अलग लक्षण के कारक आपस में एक साथ उपस्थित हो, कोई अलग, जैसे पर अपने देखा कि x था, r था, y था, तो ये x और y किसी अन्य अलग लक्षण अगर आपस में साथ में उपस्थित है तो वो अर्ध युग्मजी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है एलील। एलील क्या है? तो एक ही लक्षण की विपरीत संकेतक जीन आपस में एलील कहलाती है। एक ही लक्षण की विपरीत संकेतक जीन, जैसे तन्ने ऊपर लक्षण पढ़े, इनमें से एक था तन्ने की लंबाई में एक प्रभावी था, लंबा प्रभावी था और बोना अप्रभावी था। तो ये लंबा है, मान लो टी, ये लंबा है, और अप्रभावी ये छोटा वाला टी, ये अप्रभावी। ये दोनों अगर आपस में साथ में है तो उसी को एलील कहते हैं। एक बार फिर से, एक ही लक्षण के विपरीत संकेतक जीन आपस में एलील कहलाती है। ठीक है, एक ही जीन के दो भिन्न रूप, जैसे ये एलील है। ठीक है, अगला पॉइंट है फिनोकॉपी। दो अलग अलग जीन प्रारूप अलग अलग वातावरण में एक समान लक्षण प्रकट करते हैं तो वे आपस में फिनोकॉपी कहलाते हैं। जीन प्रारूप ये टी, मतलब ये जीन प्रारूप, ये लंबा है, शुद्ध लंबा है, जैसे ये टी, ये लंबा था, ये लंबा था। ठीक है, ये लंबा था और ये वाला बोना था, तो इसके साथ ये बोना आ गया। और ये जो प्रभावी है, ये वाला ये प्रभावी है, तो ये भी लंबा होगा। लेकिन ये शुद्ध लंबा है और ये अशुद्ध लंबा है, तो ये अलग अलग जीन प्रारूप अलग अलग वातावरण में एक समान लक्षण प्रकट करें तो आपस में फिनोकॉपी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक शब्दावली खत्म हो गई। इसके आगे मेंडल के प्रयोग आ जाते हैं। इन प्रयोगों के बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तो आप सारी क्लासों को आसान भाषा में समझने के लिए हमसे जुड़े रहे। आपका धन्यवाद। और इन सभी चीज़ों को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। बिना लिखे आप इनको ज़्यादा समय तक कभी याद नहीं रह सकते, और इनका रिवीजन भी कॉपी में लिखोगे तभी आसानी से होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।